कल बेटा हम लोगों ने देखा था फोर्स एक्सपीरियंस बाय लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय, आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी वायर को रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा के बराबर। आज इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको जैसे बोला ये टॉपिक आगे जाके कहां तक जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक जाएगा, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपको ध्यान से इधर समझना है, पूरा कंसंट्रेशन इधर रखें। देखो बेटा, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो हमने कल लिया था। ऐसे हमारे पास ये एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग, आप ध्यान से समझे इस बात को, जो मैं समझाने जा रहा हूं बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, आप समझ लें, दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसको आप ए बी मान लो। दिस इज द ए बी एंड इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इट कैरिंग I1 एम्पियर ऑफ करंट। ध्यान से समझेंगे, इट कैरिंग I1 एम्पियर ऑफ करंट। अभी नोट ना करें, समझ ले पहले, इट कैरिंग I1 एम्पियर ऑफ करंट। सपोज करो इस वायर से R डिस्टेंस पर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट P, ये मेरे पास एक पॉइंट P है। अब मुझे बताओ एट दिस पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एट दिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बताओ सारे बच्चे बताओ। एट दिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 इज इक्वल टू, B1 इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, B1 इज इक्वल टू I1, सॉरी एट दिस पॉइंट, सॉरी हाँ, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना, I1 अपॉन R। ठीक है, इस पॉइंट पर आपके पास क्या होगा, एट दिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। कहां पर होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इस वायर से R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, इससे R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर कोई भी R पॉइंट ले लो। देखो एट R डिस्टेंस पर इस वायर से कोई भी आप पॉइंट ले लो बेटा, एट R डिस्टेंस पर इस वायर से कोई भी आप पॉइंट ले लो, ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R के बराबर होगा। यस और नो भाई, इस करंट कैरिंग वायर से R डिस्टेंस पर आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, एट R डिस्टेंस पर कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ईच पॉइंट पर सेम रहेगा, एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। आप यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकालो, किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेम रहेगा। सॉरी, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। इतना समझ में आ गया सबके, यस और नो। अब मैंने क्या किया इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस फर्स्ट वाली वायर से R डिस्टेंस पर पैरेलल में एक वायर, दूसरी वायर ले ली, ऐसी ही वायर ले ली, जैसे फर्स्ट वायर थी ऐसे ही पैरेलल वायर ले ली, एंड सपोज इट कैरिंग I2 एम्पियर ऑफ करंट, I2 एम्पियर ऑफ करंट। इस वायर को मैंने नेम दे दिया CD। देखो पहले वायर थी AB एंड सेकेंड वायर को मैंने नेम दे दिया CD। तो अब ये क्या होगी, CD इज अनदर करंट कैरिंग वायर। अब ये CD क्या होगी, देखो इस रीजन पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये I1 है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R के बराबर। अब इस फील्ड में आपने क्या कर दिया, एक दूसरी वायर को रख दिया, इस फील्ड में आपने दूसरी वायर को रख दिया, तो ये वायर किसकी तरह बिहेव करेगी, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो, दिस वायर इज बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखा है तो इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, F इज इक्वल टू फोर्स I2
इससे कितनी करंट जा रही है, I2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, B1। B1 क्यों आएगा, बिकॉज इन दिस रीजन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, फर्स्ट वायर की वजह से, तो उसको हम B1 कह देंगे। अब हम मान लेते हैं इस वायर की L लेंथ हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, I2 B1L साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्यों हुआ, क्योंकि इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा I2 B1L साइन 90 डिग्री के बराबर। अब आप ध्यान से समझे बेटा, इधर सुनो, ये जो सेकंड वायर है, इस वायर पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, करंट पासिंग थ्रू द फर्स्ट वायर। अगर फर्स्ट वायर नहीं होती तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता तो ये उसकी तरह बिहेव नहीं करती, किसकी तरह, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव नहीं करती। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स F लग रहा है, फोर्स ऑन सेकंड वायर किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट वायर की लग रहा है, वजह से लग रहा है, तो इसको कहेंगे F21, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, इसको F21 कहेंगे। तो F21 इज इक्वल हो गया I2 B1L sin थीटा। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो F21 L को आप अपॉन में ले आओ, F21 अपॉन L, F21 अपॉन L इज इक्वल टू, यहां पर देखो बेटा I2 तो ऐसे ही रहा हमारे पास, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। तो यहां से हमारे पास हो गया F21 फोर्स पर यूनिट लेंथ, F फोर्स को दिखा रहे हैं पर यूनिट लेंथ को, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर ड्यू टू किसकी वजह से, फर्स्ट वायर, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के बराबर हो जाएगा। ये कहलाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर कहलाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, इतना हो जाएगा हमारे पास। इतना अगर समझ में आ गया तो हम समझे, देखो बेटा ये तो हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। अब अगर हम यही कंडीशन अपोजिट में अप्लाई करें, देखो ये अगर हमारे पास, देखो हम इसकी जगह पर इस वायर को कंसीडर करें, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ध्यान देते, दिस इज द करंट कैरिंग वायर कैरिंग I2 एम्पियर ऑफ करंट। अगर हम इस वायर की जगह यहां से स्टार्ट करें तो ये वायर की वजह से अगर हम R डिस्टेंस पे देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस वायर को देखें, भाई ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड वायर, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। सिमिलरली क्या होगा, इस वायर में भी तो करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से भी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से भी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, दोबारा से हमें करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकंड वायर, उसको बोलेंगे हम F12, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकंड वायर, उसको लिखेंगे F12 अपॉन L। यही कंडीशन इसके लिए अप्लाई होगी, यहाँ B1 की जगह B2 आ जाएगा, यहाँ F21 की जगह F12 आ जाएगा, यहाँ I2 की जगह I1 आ जाएगा, सेम यही कंडीशन रहेगा, आपको एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट वायर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये भी आपके पास आएगा I1 I2 अपॉन R के बराबर, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आएगा इतने के बराबर आएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं when two parallel current carrying wire are separated by some finite distance, they exert a force on each other। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, when two parallel current carrying wire are placed या separated by some finite distance in space, free space, they exert a force on each other and the force exerted by them, force per unit length is कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। तो आज की आप लोगों की हेडिंग रहेगी बेटा, लिखो, हेडिंग डालोगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल, हेडिंग डालो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल
force experienced by two parallel current carrying wire. Force experienced by two parallel current carrying wire. Force experienced by two parallel current carrying wire. ठीक है बेटा, सबने इतना नोट कर लिया। अब लास्ट में लिखो, इतना नोट करने के बाद लास्ट में एक लाइन लिख लो, हेंस 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 when two parallel hence when two parallel current carrying wire hence when two parallel current carrying wire are separated by some finite distance the force acting per unit length is F upon L mu naught upon 2 pi I1 I2 upon R Newton per meter. F upon L is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon R Newton per meter. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि दोनों वायर, देखो फर्स्ट वायर भी सेकंड पे फोर्स लगा रही है और सेकंड भी फर्स्ट पे वायर फोर्स लगा रही है, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब भाई फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो आप लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, लिख लें, एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे बेटा यहाँ पर, नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का नेचर क्या होगा, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ फोर्स के लिए थोड़ा सा आप लोग समझे, इधर ध्यान दें, ठीक है बेटा, थोड़ा हम निकाल दें कि फोर्स कैसे होगा। अगर आप देखो बेटा, इस फर्स्ट की सेकंड वायर को देखो, इस वायर पे करंट कहां को जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वायर पे, सेकंड वायर पे करंट कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां को जा रहा है, इस वायर में करंट कहां को जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां को जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो बताओ फोर्स कहां को लगेगा, फोर्स कहां को लगेगा, बताओ, फोर्स यहां की तरफ को लगेगा। इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21, यस और नो। अब इस वायर में देखो, इन दिस वायर करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड कहां को लग रहा है, देखो करंट हमारे पास जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ को जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां को आ रहा है, आउटवर्ड, तो फोर्स कहां को लगेगा, राइट को लगेगा, बिल्कुल इधर की तरफ को लग रहा है ऐसे, तो F12 ये हो गया। तो अब दोनों वायर एक दूसरे की तरफ आ रही, देखो ध्यान से समझे आप, कुछ कंडीशन क्या बन गई, ये दो पैरेलल वायर हैं, ये वाली वायर इधर, इस पे इधर को फोर्स लग रहा है, इस वाली वायर को इधर को फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग अलोंग टू द सेम, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां पर देखो लग रहा है नहीं, व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कब अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इतना समझ में आ गया सबके। अब यहीं पर देखो,
अगर सपोज करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती, जैसे एक में करंट I1 नीचे की तरफ को है और एक में अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो देख लेते हैं तब क्या होता, कंडीशन क्या होती। क्लियर हो गया? देखो भाई, अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती, या आप इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लो, इसकी डायरेक्शन ये ले लो और इसकी डायरेक्शन आप डाउनवर्ड ले लो भाई, तब क्या कंडीशन होगी थी। इधर देखो, ये करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, करंट नीचे आ रही है, तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फोर्स अगर आप निकालोगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो फोर्स इधर को लग रहा होगा, F21 इधर को लगेगा, और इसकी वजह से यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो वो इधर की तरफ को लगेगा, F12 इधर को लगेगा। लग रहा है नहीं? देखो तो आप कंडीशन अप्लाई करके देखो भाई, ये वायर है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो गया, करंट नीचे को आ रहा है, आप लगाओ, देखो आप इस तरीके से लगाओ, इसको अप्लाई करो, ये लगेगा, सॉरी क्या, ऐसे ऐसे देखो, लग रहा है ये फोर्स कहां को लग रहा है, उधर की तरफ को, और ऐसे इस वाली कंडीशन में लगाओ, इसमें देखो अब करंट नीचे को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में हो गया, करंट इधर को जा रहा है, तो अगर आप यहां लगाओगे तो फोर्स कहां को लग रहा है, राइट को लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं, तो इसका मतलब रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है। कब? जब करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, लिखो, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव if the direction of current is same, the force will be attractive if the direction of current is same, if the it will be attractive, yeah, the force will be attractive if the direction of current is same and it is repulsive if the direction of current is opposite, repulsive if the डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, ठीक है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब इस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर के फॉर्मूले से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसने अडॉप्ट किया है, उस डेफिनेशन को हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन, थोड़ा सा समझें। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर कितना होता है, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के बराबर होता है। सपोज हमारे पास टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम, फ्री स्पेस में उनको 1 मीटर के सेपरेशन पर रखा हुआ है। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर को वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इनसे सपोज इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर और इनसे सपोज 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, सपोज 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से समझें, क्या लिखेंगे हम, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 I2 1 है, R भी 1 है, तो F/L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो इसी को क्या लिखा जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 टाइम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताई थी, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो F/L इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। F/L इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो अब मुझे बताओ यहाँ से 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन बनेगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनेगी, लिखो आप लोग, लिखो 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, हेडिंग डाल लो, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर।
definition of 1 ampere, definition of 1 ampere, डेस्क करके लिखो. if two parallel, definition of 1 ampere में लिखो, if two parallel inverted commas में लिखना, if two parallel current carrying wire, if two parallel current carrying wire are separated by 1 meter distance, if two parallel current carrying wires are separated by 1 meter distance, 1 meter distance, 1 meter distance, exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter on each other, exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter on each other in a vacuum, on each other in a vacuum, then the current flowing through them is, is 1 ampere, 1 ampere, inverted comma closed. This is the definition of, standard definition of 1 ampere. बाकी आप अपने समझने के लिए ये सब आप नोट कर सकते हैं. देखो बेटा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इसमें बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4.7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो आप लोग इजीली कर लोगे. 4.7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.7, क्वेश्चन नंबर 4.7. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. आप लोग करके मुझे दिखाओ. सारे बच्चे ट्राई करो उस क्वेश्चन को.